हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 8 जनवरी वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल लॉन्च किया है एंड अल्टीमेटली वो जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है और आप उसे सब्सक्राइब कर ले बिकॉज इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। एंड वहाँ पर आप कंसोलिडेटेड वे में सर्टेन डाटा फैक्ट्स क्विजेज सॉल्व कर सकते हो जो काफ़ी ज़्यादा आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। एंड साथ ही साथ ये जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, चाहे वो एथिक्स के लेक्चर सीरीज है, उतने व्यूज़ नहीं मिल पा रहे हैं और उसका कारण एक ही है कि आप कहीं ना कहीं शेयर करने में कमी कर रहे हो। प्लीज़ आप इसे शेयर करो सो दैट मेरा भी मोटिवेशन लेवल हाई रहे एंड अल्टीमेटली मैं भी आपको जो भी कंटेंट है वो प्रोवाइड कर सकूं बिकॉज व्यूवर्स होने ज़रूरी है फ्रेंड्स। एंड उसके लिए आप लोग ही मदद कर सकते हो एंड आप लोग स्प्रेड करो वीडियोज को एंड डेफिनेटली द व्यूवर्स विल गेट अट्रैक्टेड बिकॉज जो कंटेंट मैंने बनाई है आप लोगों के लिए वो कहीं ना कहीं मदद ही करेंगी, चाहे वो आपका प्रीलिम्स के लिए उड़ान सीरीज हो या फिर आपका जो एथिक्स लेक्चर सीरीज मैंने आपको पढ़ाया है वो सब कहीं ना कहीं डेफिनेटली मदद करेगा आपको। बस आपको एक काम करने हैं अपने तरफ से, शेयर द वीडियोज, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट हम भी एक यूट्यूब पर ग्रोथ करें एंड अल्टीमेटली आप लोगों की जो एस्पिरेशंस है उसको फुलफिल करें। सो फ्रेंड्स, 6 आर्टिकल्स आज डिस्कस करने हैं। पहला है आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स कंप्लीटेड 75 ग्लोरियस ईयर्स। तो दैट्स वाई ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के बारे में न्यूज आई हैं एंड ये जो बॉडी है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात तो हम सिलेबस की तरफ चलते हैं। तो देख सकते हो इसमें आपका स्टेट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज ये आ जाएंगी। इसमें स्टेट्यूटरी बॉडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज BIS इज एन स्टेट्यूटरी बॉडी अगर देखा जाए तो चलिए बेसिक से शुरुआत करते हैं। जो आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, नाम से ही पता चल रहा है ये नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है इंडिया की एंड इसको BIS एक्ट 1986 में लाया गया था। एंड जो फंक्शन पहले इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन करते थे वही फंक्शंस ये अब BIS करता है। क्या फंक्शन करता है? तो बेसिकली कोई भी गुड्स है, जो भी आप गुड्स खरीदते हो आपने देखा होगा उस पर मार्क लगे हुए होते हैं, चाहे वो ISI मार्क हो या फिर कुछ अनोखे मार्क होते हैं जो उसकी क्वालिटी को दर्शाते हैं, है ना, उसके स्टैंडर्ड्स को दर्शाते हैं। जैसे BIS का ये मार्क है ना। तो BIS का काम है कि कोई भी गुड्स है उस गुड्स के लिए क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करना, साथ ही साथ स्टैंडर्डाइजेशन प्रोटोकॉल्स तैयार करना एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ और इंसिडेंटल देयर टू। एंड ये आपको जरूर याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स पब्लिक फूड डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत ये फंक्शन करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। एंड सिग्निफिकेंस ऑफ BIS की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया स्टैंडर्डाइजेशन, और स्टैंडर्डाइजेशन जो BIS करता है उसके लिए ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड गुड स्टैंडर्डाइजेशन प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है सो दैट सेफ, रियलाइबल, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स कंज्यूमर को प्रोवाइड कर सके। अब कोई प्रोडक्ट है, अब उस प्रोडक्ट को आप खरीदते हो और कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है, कोई मानक नहीं है, कोई सूचक नहीं है जिसके आधार पर आप क्वालिटी को आइडेंटिफाई कर सको, तो फिर कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट को लेने में हिचकिचाहट भी होंगी। साथ ही साथ वो प्रोडक्ट सेफ है या नहीं है इसकी गारंटी कौन देगा? तो इसकी गारंटी कहीं ना कहीं ये जो मानक हैं जो प्रोवाइड किए जाते हैं BIS या फिर अदर इंस्टीट्यूशन के द्वारा वही प्रोवाइड करेंगे। अदरवाइज आपको क्या पता कि इसके अंदर क्या डाला गया है, क्या मिलावटें हैं, क्या नहीं है। दैट्स वाई ISI मार्क के बारे में आपने सुना होगा, है ना।
तो वो सब एक स्टैंडर्डाइजेशन मार्क है। एंड नेक्स्ट इज योर सर्टिफिकेशन। एंड इसके तहत जो मैन्युफैक्चरर है किसी भी पार्टिकुलर प्रोडक्ट का, उसको सेल्फ मार्किंग राइट दिया जाता है, BIS स्टैंडर्ड मार्क, ISI मार्क जिसको कहते हैं ना, तो सर्टिफिकेशन दे दिया जाता है और उसके बाद मैन्युफैक्चरर जो है अपने प्रोडक्ट पर ISI मार्क लगा पाते हैं। और BIS वेरियस मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन स्कीम्स को भी ऑपरेट करता है। एंड हॉल मार्किंग के बारे में भी आपने सुना होगा। एंड BIS हॉल मार्किंग किस किस चीज़ का करता है? गोल्ड का, सिल्वर ज्वेलरी का, गोल्ड बटन, गोल्ड बिलियन, सो दैट थर्ड पार्टी एश्योरेंस प्रोवाइड किया जा सके कंज्यूमर को, ये भरोसा दिलाया जा सके कंज्यूमर्स को कि भाई साहब ये सब जो प्रोडक्ट है प्योर है, फाइन है। एंड लेबोरेटरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। और आप देख सकते हो BIS 8 लेबोरेटरीज स्टेब्लिश कर चुके हैं इन द कंट्री, सो दैट जो भी टेस्टिंग नीड है सैंपल्स की, अब टेस्ट तो करना पड़ेगा सैंपल्स लेके, तभी तो हम सर्टिफिकेशन या फिर हॉल मार्किंग कर सकेंगे बेस्ड ऑन द क्वालिटी। तो टू कैटर द टेस्टिंग नीड ऑफ द सैंपल्स जनरेटेड फ्रॉम कंफर्मिटी असेसमेंट स्कीम्स, उसके लिए ये जो 8 लेबोरेटरी है वर्क करते हैं। एंड along with what it has also established laboratory recognition scheme LRS for recognition of outside laboratories। एंड अगर हम बात करें BIS का क्या एजेंडा है अगले 25 सालों में, आने वाले जो 25 साल है, तो एक तो ये फैसिलिटेटर की तरह कार्य करना, नॉट एज एन ऑब्स्ट्रक्टर, की जो प्रोडक्ट्स हैं वो फैसिलिटेट करवाए जाएं, क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट्स को मोबालाइज करवाया जाए। एंड नेक्स्ट इज योर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में डेवलप होना है। कैसे? तो जो ग्लोबल एक्सपीरियंसेस हैं उसको सीख कर, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स जो हैं अपने अंदर डालकर। नेक्स्ट इज योर वर्क ऑन गैप एनालिसिस। तो गैप एनालिसिस पर वर्क करना है। गैप एनालिसिस पर वर्क करने का मतलब ये हुआ कि जो लेबोरेटरी टेस्टिंग नीड्स है हमारे देश की, है ना, उसमें क्या कमियां हैं, उस कमियों की निकाल कर उसे ठीक करना, साथ ही साथ हाई क्वालिटी मॉडर्न लैब्स पूरे भारत में तैयार करना। एंड क्वालिटी और स्टैंडर्ड रिवॉल्यूशन थ्रू वन नेशन वन स्टैंडर्ड। तो एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो क्वालिटी या फिर स्टैंडर्ड रिवॉल्यूशन जो प्रोडक्ट में इंश्योर की जाएगी वो वन नेशन वन स्टैंडर्ड हो, यानी कि यूनिफॉर्मिटी हो, अगर कहने का मतलब कहें। एंड क्वालिटी इज़ नॉट एक्सपेंसिव, इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। ये भी एक इंश्योर करना है कि क्वालिटी देने का मतलब ये नहीं कि प्रोडक्ट महंगे हो जाए, बल्कि वो कॉस्ट इफेक्टिव रहे कि जो कस्टमर्स है, कंज्यूमर्स है, वो आसानी से उस प्रोडक्ट्स को खरीद सके। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 1 हमने डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द सेकेंड आर्टिकल। सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स लास्ट चांस टू सेंटर टू रेस्पॉन्ड टू PIL ऑन आइडेंटिफाइंग माइनॉरिटीज एट द स्टेट लेवल। तो ये माइनॉरिटीज से रिलेटेड इश्यू है, आपको ही पता है 6 माइनॉरिटीज को आइडेंटिफाई किए गए हैं। एंड माइनॉरिटीज के बारे में अगर हम बात करें तो माइनॉरिटीज टर्म जो है खुद ही संविधान में डिफाइन नहीं किया गया है। ये कुछ बेसिक बातें आपको पता होगा और हम इश्यू को जानेंगे, लेकिन सबसे पहले सिलेबस की तरफ मूव करते हैं। तो जो आपका आर्टिकल नंबर 2 है, देख सकते हो, मैकेनिज्म, लॉज, इंस्टीट्यूशन, बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द वल्नरेबल बेटरमेंट। तो बेसिकली एक PIL फाइल की गई थी जिसके तहत डायरेक्शंस मांगी गई थी कि जो गाइडलाइंस क्या होने चाहिए टू आइडेंटिफाई द माइनॉरिटीज एट द स्टेट लेवल। आप समझने का कोशिश करो, एक माइनॉरिटीज की जब हम बात करते हैं तो एक नेशनल लेवल पर माइनॉरिटीज होता है। नेशनल लेवल पर माइनॉरिटी जैसे अभी हिंदू एक मेजोरिटी पॉपुलेशन में होते हैं, बाकी अदर जो रिलीजन्स के लोग हैं वो माइनॉरिटीज में आते हैं, चाहे बुद्धिज्म का हो, जैनिज्म का हो, मुस्लिम्स का हो, है कि नहीं। और दूसरा है स्टेट लेवल पर। स्टेट लेवल पर ये हो सकता है कि भले ही नेशनल लेवल पर हिंदू मेजोरिटी में हो या फिर कोई अन्य रिलीजन मेजोरिटी पर हो, लेकिन कोई ज़रूरी तो नहीं कि स्टेट लेवल पर भी जो मेजोरिटी वो हो सकता है स्टेट लेवल पर कोई दूसरा रिलीजन वो मेजोरिटी में हो। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, है कि नहीं। तो फिर वही डायरेक्शन मांगी गई है कि
माइनॉरिटीज को आइडेंटिफाई किया जाए स्टेट लेवल पर, बिकॉज हिंदूज आर माइनॉरिटी इन 10 स्टेट्स, है ना। इसीलिए बोला जा रहा है कि माइनॉरिटीज को स्टेट लेवल पर आइडेंटिफाई किया जाए और इसके लिए डायरेक्शंस जो है PIL के माध्यम से मांगी गई थी। तो ये जो आपका प्लिया है, इस प्लिया के तहत जो माइनॉरिटी स्टेटस है हिंदूज के लिए 6 स्टेट एंड 2 यूटीज में, जहां पर नंबर्स जो हैं हिंदू कम्युनिटी के फॉल कर रहे हैं अगर देखा जाए सेंसस 2011 के तहत, तो यहाँ पर भी प्लिया की बात कही गई थी। तो अगर हम बात करें माइनॉरिटीज स्टेटस इन इंडिया, क्या है माइनॉरिटीज स्टेटस, तो पहली बात तो देख सकते हो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ड माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज को रेफर करता है। एंड राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज को बोला गया है कैसे, तो आर्टिकल 29-30 के तहत, आपको ही पता है। लेकिन सेंटर यूजिंग द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992, मैंने आपको बताया था 6 माइनॉरिटीज हैं। एक तो मुस्लिम कम्युनिटी, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, जोरोस्ट्रियंस, जिसको हम पारसीज भी कहते हैं, इनको माइनॉरिटीज के अंतर्गत आइडेंटिफाई किया गया। याद रखना है प्रीलिम्स के लिए, यूजिंग नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992, ठीक है, इसके तहत आपका जो 6 कम्युनिटीज है उसको माइनॉरिटीज के रूप में डिक्लेयर किया गया है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एंड साथ ही साथ देख सकते हो TMA पाई केस 2002, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज है वो डिटरमाइन किए जाए बाय टेकिंग अ स्टेट एज ए यूनिट, है ना। वही बात अभी फिर से प्लिया में बोली जा रही है कि जो भी आप लिंग्विस्टिक या फिर रिलीजियस माइनॉरिटीज डिटरमाइन करते हो वो स्टेट एज ए यूनिट के रूप में आप डिटरमाइन करो, नॉट कि आप जो है पूरे पॉपुलेशन जो देश की है, ओवरऑल पॉपुलेशन की कौन माइनॉरिटी है मेजोरिटी है उस आधार पर नहीं, बल्कि स्टेट के लेवल पर आधार करो। एंड नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट 2004, इसको भी इनेक्ट किया गया था टू सेफगार्ड द एजुकेशनल राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज। एंड बेनिफिट क्या मिलेंगी अगर माइनॉरिटी स्टेटस मिलता है, तो पहली बात तो बहुत सारे एक्सक्लूसिव स्कीम्स चलाए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का, तो उसका लाभ मिलेगा। साथ ही साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड ट्रस्ट रन करवाए जा सकते हैं माइनॉरिटीज के द्वारा, ये तो फ्रीडम है ही हमारे संविधान में, आर्टिकल 30 क्लाउज 1 एंड फ्यू अदर सेक्शंस, तो ये कुछ बेनिफिट मिलेंगी। अगर हम बात करें नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट 2004, तो ये जो आपका इंस्टीट्यूशन है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये आपका स्टेट्यूटरी बॉडी है, मैंने आपको बताया इस एक्ट के माध्यम से क्रिएट की गई है और ये अपीलेट अथॉरिटी के रूप में कार्य करती है अगर कभी डिस्प्यूट आ जाता है माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर। क्वासी जुडिशियल बॉडी है और इसको सिविल कोर्ट का पावर मिला हुआ है। साथ ही साथ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट हैज़ द पावर टू कैंसिल द माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्राउंड्स लेड इन द एक्ट, है ना। तो ये जो है माइनॉरिटी स्टेटस किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का कैंसिल कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड जो इस एक्ट में बताई गई होंगी। तो ये फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड फ्लोट्स बिड्स फॉर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। आजकल आप देख रहे होंगे कि ये जो गैस पाइपलाइन आप सबों के घर में लग रही होंगी धीरे धीरे करके, ये सब क्या है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ही तो है जिसके माध्यम से आपको पाइप्ड गैसेस प्राप्त होंगी, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात तो हम सिलेबस की तरफ चलते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट सिलेबस, तो ये आपका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत कवर होगा, ये देख सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी इसके अंतर्गत कवर होगा, ठीक है। तो बेसिकली हाल ही में ये जो आपका पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड है, इन्होंने अंडर 11A CGD बिडिंग राउंड के तहत बिड्स इनवाइट किए हैं सो दैट सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इस्टेब्लिश किए जाएं 5 ज्योग्राफिकल एरियाज में। एंड जब ये बिड्स फाइनलाइजेशन हो जाएगा अंडर दिस राउंड्स, तो आप समझ सकते हो
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, 88% ऑफ द कंट्रीज एरिया वो एलिजिबल हो जाएगा, ऑथराइज्ड हो जाएगा, जहां पर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का डेवलपमेंट हो सकेगा। और इसका बेनिफिट क्या होगा? नेचुरल गैस की एसेसिबिलिटी टू अप्रोक्स 98% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। तो लगभग कहो तो इंटायर पॉपुलेशन जो है आपका इस सीजीडी नेटवर्क के अंतर्गत आ जाएगा, अगर ये फाइनलाइजेशन हो जाता है इस बिड का, ठीक है। एंड अगर हम बात करें सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इसका मतलब नाम से ही पता चल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल गैस सो दैट क्लीन कुकिंग फ्यूल सप्लाई किए जा सके, जैसे पाइप्ड नेचुरल गैस के माध्यम से सप्लाई किए जाते हैं टू द वेरियस हाउस होल्ड्स, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल यूनिट, एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल लाइक सीएनजी टू द व्हीकल्स थ्रू ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन। तो आप ये याद रखना कि सीजीडी के माध्यम से नेचुरल गैस का तो ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन होगा ही होगा, साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल का भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, जैसे सीएनजी की हम बात करते हैं टू द व्हीकल्स थ्रू ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस। एंड अगर हम बात करें सीजीडी नेटवर्क की, तो देख सकते हो पीजीआरबी एक्ट 2006 के तहत ये जो आपका पीएनजीआरबी है, यानी कि जिसकी बात अभी हमने किया, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, ये ऑथराइजेशन देता है एंटिटीज को कि आप सीजीडी नेटवर्क डेवलप करो, जिसमें आपके पीएनजी नेटवर्क भी आ जाते हैं इन स्पेसिफाइड ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। एंड ये जो आपका सीजीडी सेक्टर है, इसके 4 डिस्टिंक्ट सेगमेंट है, जैसे सीएनजी जो प्रेडोमिनेंटली ऑटो फ्यूल में यूज होता है, पीएनजी जो कि डोमेस्टिक, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स में यूज होता है। बेनिफिट ऑफ पीएनजी क्या होगा? सेफ एंड एज्योर्ड सप्लाई, आपको जो भी रिक्वायरमेंट है हाउस होल्ड पर्पज के लिए, वो आप पीएनजी के माध्यम से यूज कर सकते हो। कन्वीनियंट है यूज करना, नो वास्टेज, नो हैशल कि हम सिलेंडर रिप्लेस करें, सिलेंडर बुक करें, क्योंकि पाइप के माध्यम से आपको गैस सप्लाई मिल रही है। तो एक तो सेफ एंड एज्योर्ड सप्लाई है ही है कि मिलते रहेंगे, आपको सप्लाई इंतजार नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ कन्वीनियंट टू यूज, नो वेस्टेज, नो हैशल फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ सिलेंडर। एंड नेक्स्ट इज योर बेनिफिट क्या है? सीएनजी की अगर हम बात करें, तो सीएनजी का भी तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के माध्यम से, तो इसमें लो लेवल ऑफ इमिशन होती हैं, ठीक है। साथ ही साथ अनलाइकली टू इग्नाइट ड्यू टू द हाई इग्निशन टेम्परेचर, ऐसा नहीं होगा कि तुरंत इग्नाइट हो जाएगा अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आएगा, बिकॉज इग्नाइट टेम्परेचर हाई होती है इनके। साथ ही साथ लोवेस्ट इंजरी होगा, डेथ रेट पर व्हीकल माइल। तो ये हमने डिस्कस किया। अब बात करते हैं सीजीडी नेटवर्क जो भारत में फैले हुए हैं। एक तो आपका जगदीशपुर, हल्दिया, बोकारो, धामरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट, बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन प्रोजेक्ट, ये सब आपका क्या है? सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ही है। एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन गैस ग्रिड भी है, कोची, कोटनाड, बेंगलोर, मैंगलोर पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, इन्नौर, थिरुवल्लूर, बेंगलोर, नगापट्टनम, मदुरई, तुतिकोरिन नेचुरल गैस पाइपलाइन, ये सब है। Next is your uniform civil code is public policy matter. No direction can be issued to Parliament Center to Delhi High Court. तो आप देख सकते हो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मैटर है वो फिर से हाईलाइट हुआ है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये बेसिकली, और मेंस के लिए इसके बेसिक्स, साथ ही साथ क्या हमारा देश अब सक्षम हो गया है यूसीसी को लागू करने के लिए, और क्या चुनौतियां हैं, इन सब के पर्सपेक्टिव से ध्यान देना होगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस आर्टिकल नंबर 4 इज योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फीचर्स में आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो सेंटर ने इन्फॉर्म किया है दिल्ली हाई कोर्ट को कि ये जो आपका यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के इम्प्लीमेंटेशन का मैटर है वो पेंडिंग है फिलहाल लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पास। तो अगर हम बात करते हैं यूसीसी की, तो इसका मतलब क्या है? सिंगल लॉ होगा, यूनिफॉर्म लॉ होगा जो एप्लीकेबल होगा सारे सिटीजन्स के लिए,
उनके पर्सनल मैटर्स के इश्यू के ऊपर। पर्सनल मैटर का इश्यू क्या हुआ, जैसे मैरिज हुआ, तो मैरिज में अभी फिलहाल क्या होती है, या फिर डाइवोर्स में क्या होती है, डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी है, डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। लेकिन यूसीसी में क्या होगा कि जो भी मैरिज के रूल्स एंड रेगुलेशन है, डाइवोर्स के रूल्स एंड रेगुलेशन है, या फिर कस्टडी ले लो, एडॉप्शन ले लो, इनहेरिटेंस ले लो, सब यूनिफॉर्म हो जाएंगे टू ऑल द कम्युनिटी। एंड ये जो यूसीसी है इसका बेसिक एम यही है, रिप्लेस करना द सिस्टम ऑफ फ्रेगमेंटेड पर्सनल लॉज जो अभी फिलहाल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को गवर्न करती है, एज वेल एज रिलेटेड मैटर्स विद इन डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी। मेंस के लिए आर्गुमेंट क्या है फेवरिंग द यूसीसी? तो पहली बात तो आर्टिकल 44 में ही आपका यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने की बात करता है। क्या कहता है आपका आर्टिकल 44? स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर ए यूनिफॉर्म सिविल कोड। एंड नेक्स्ट इज योर की वेरियस जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट की गई है यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो उन सारे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट को इन्फोर्सेबल बनाने के लिए भी यूसीसी लाने की जरूरत है। जैसे मोहम्मद अहमद खान वर्सेस साहब बानो बेगम 1985 में केस आया था, सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 में केस आया था, तो ये आप केस यूज कर सकते हो। ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन भी होगी बिकॉज डिफरेंट लॉज फॉर डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स, ये कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म की भावना को जन्म दे सकता है। एंड जेंडर जस्टिस इंश्योर हो सकेगी बिकॉज आप समझ सकते हो अधिकांशतर जो रिलीजियस या फिर कस्टमरी पर्सनल लॉज हैं वो बाइज्ड हैं इन फेवर ऑफ मैन, है ना, तो परेशानियां सबसे ज्यादा किसको आती है, वोमेन को आती है, तो जेंडर जस्टिस भी हो सकेगी। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट यूसीसी की अगर हम बात करें तो देख सकते हो पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव जरिडक्शन पर्सनल लॉज का है नहीं। पहली इश्यू तो यही आती है बिकॉज ये जो आपका पर्सनल लॉज है ये कंकरेंट लिस्ट में मेंशन है, तो ये इश्यू आएंगी, है ना। दूसरा है कि आर्टिकल 25 को कंट्राडिक्ट कर सकता है। आर्टिकल 25 क्या है, इंडिविजुअल की फंडामेंटल राइट टू रिलीजन, ठीक है, एज वेल एज आर्टिकल 26B राइट ऑफ ईच रिलीजियस डिनोमिनेशन। तो संवैधानिक कंसर्न से अगर देखा जाए तो नेक्स्ट इज इट इज अगेंस्ट द डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। तो क्या तीन आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट यूसीसी है। पहली बात तो पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन है नहीं पर्सनल लॉज को लेकर बिकॉज इट इज मेंशन इन द कंकरेंट लिस्ट, जहां पर स्टेट और सेंटर दोनों कानून बना सकते हैं। दूसरा कंट्राडिक्ट करता है आर्टिकल 25 आर्टिकल 26 क्लॉज बी। नेक्स्ट इज अगेंस्ट द डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। Ministry of Statistics and Program Implementation releases the first advance estimates for 2021-2022। तो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स रिलीज की गई हैं। इसमें क्या की टेक अवेज हम देखेंगे, जीडीपी के बारे में होगा, बहुत सारे जानकारी यहाँ से निकलेगी। ठीक है, तो सिलेबस की बात करें तो इसको आप गवर्नमेंट बजटिंग से ही लिंक कर सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट बजटिंग या फिर इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग मोबिलाइजेशन। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो आपका फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स है ये कंसेप्ट पहली बार 2016-17 में लाई गई थी और ये टिपिकली पब्लिश की जाती है एट द एंड ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, है ना। तो अभी देख सकते हो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी आपका एंड हो गया है एंड दैट्स वाई ये आपका जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट है वो भी रिलीज हुई है। और फाइनेंस मिनिस्ट्री बेसिकली फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट के जो भी जीडीपी एस्टिमेट्स आते हैं उसका इस्तेमाल कर सकती हैं टू डिसाइड कि अगले फाइनेंशियल ईयर के बजट एलोकेशन में किसमें क्या प्रोविजंस करने हैं। और एक प्रकार से ये जो है फर्स्ट ऑफिशियल एस्टिमेट्स होते हैं जिसमें ये पता चल पाता है कि जीडीपी कैसे ग्रो करने वाली है आने वाले समय में, एक प्रकार से अंदाजा मिल जाता है। इसीलिए इसको एडवांस एस्टिमेट कहते हैं बिकॉज एक प्रकार से अंदाजा मिल जाता है कि आने वाले समय में जीडीपी का डायरेक्शन किस दिशा में होगा। एंड ये भी याद रखना है दे डू नॉट इंक्लूड द फॉर्मल Q3 जीडीपी डाटा, है ना। तो इससे पहले के जो आपके Q3 जीडीपी डाटा रहते हैं, जैसे 4 क्वार्टर होता है ना, Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक है, तो Q3 के डाटा इसमें इंक्लूड होते नहीं हैं। एंड Q3 के डाटा आपको ही पता है ना, एंड ऑफ जनवरी एंड ऑफ फरवरी में प्रोड्यूस होता है जो पार्ट ऑफ सेकेंड एडवांस एस्टिमेट। एंड क्या की टेक अवेज हैं तो देख सकते हो जीडीपी ग्रोथ के बारे में क्या बोला गया है। जो रियल जीडीपी है
और रियल जीडीपी का मतलब क्या हुआ, जीडीपी व्हेन कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट बेस प्राइस। तो कांस्टेंट बेस प्राइस में 2011-12 जो है वो आपका बेस प्राइस है, और ये बोला जा रहा है कि 9.2% से ग्रो करेगा जीडीपी ग्रोथ, रियल जीडीपी, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी देख सकते हो, ये बेसिकली करेंट मार्केट प्राइस पर होता है। तो नॉमिनल जीडीपी आपका 17.6% से ग्रो करेगा। एंड जो डिफरेंस है बिटवीन द टू ग्रोथ रेट, दैट इज नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, अप्रोक्स 8.5% का। तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इन्फ्लेशन को इंडिकेट करता है, और इन्फ्लेशन है भी, आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो स्पेंडिंग पर क्या बातें निकल कर आई हैं, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट वो रिकवर हो जाएंगी, लेकिन एवरेज इंडियन इन टर्म्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिकवरी अभी भी रुका हुआ है प्री कोविड लेवल। एंड लो प्राइवेट कंजम्पशन, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, महंगाई है फिर भी लो प्राइवेट कंजम्पशन देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ प्राइवेट डिमांड की बहुत ही कहीं ना कहीं कमी निकल कर आ रही है, और इसके कारण इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन करना डिफिकल्ट हो रहा है। बिकॉज जब तक खरीदी बिक्री नहीं होगी तब तक इकोनॉमी में चलन कैसे आएगा, इकोनॉमी में चलन होने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी जरूरी है, और जब प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड ही लो है तो आप समझ सकते हो कि फिर मैन्युफैक्चरर क्यों प्रोडक्ट्स को बनाएंगे, तो फिर कैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो जो भी इंडस्ट्रीज है वो अंडर पोटेंशियल ऑपरेट कर रहे होंगे। इसीलिए अगर हम जीडीपी की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, आपको ही पता है, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, याद रखना है, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहे हैं विद इन द कंट्री इन अ गिवन फाइनेंशियल ईयर, तो वो जीडीपी होता है। और नॉमिनल जीडीपी मतलब क्या हुआ, एक्चुअल ऑब्जर्व वेरिएबल, यानी कि नॉमिनल जीडीपी में हम मार्केट प्राइस को देखते हैं, करेंट मार्केट प्राइस, ठीक है। और सारे जो बजट कैलकुलेशन है वो नॉमिनल जीडीपी से ही शुरू होते हैं। रियल जीडीपी एज ए ड्राइव्ड मैट्रिक, और रियल जीडीपी में हम कैसे निकालते हैं, एक तो नॉमिनल जीडीपी जो है, और दूसरा इन्फ्लेशन रेट जो है उसको माइनस कर दो, बिकॉज जो आपका जीडीपी है, एक तो कांस्टेंट प्राइस मतलब क्या हुआ कि लेट से कि 2011-12 बेस प्राइस हम लेते हैं, उस बेस प्राइस में जो भी प्रोडक्ट के प्राइसेस होंगे उस आधार पर हम प्रोडक्ट के जीडीपी निकालते हैं। नॉमिनल जीडीपी हम करंट प्राइस लेते हैं कि आज के समय में जो प्राइस चल रहा है उसके आधार पर हम जो है जीडीपी निकालते हैं, तो वो हो गया नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। तो रियल जीडीपी मतलब सिंपली कहो कि नॉमिनल जीडीपी में जब आप इन्फ्लेशन को घटा देते हो तो वो हो गया आपका नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, सॉरी रियल जीडीपी। जब इन्फ्लेशन को घटा देते हैं नॉमिनल जीडीपी में तो रियल जीडीपी बनता है। नेक्स्ट आर्टिकल इज फ्रेंड्स एशियन वाटर बर्ड सेंसस जो भारत में कंडक्ट हो रहे हैं। तो सिलेबस देख लेते हैं, ये तो आपका एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो देख सकते हो एशियन वाटर बर्ड सेंसस वो कैरी आउट की जा रही हैं अक्रॉस द 7 वेटलैंड्स इन द एनसीआर रीजन। एक तो हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, धनौरी एंड सूरजपुर वेटलैंड जो ग्रेटर नोएडा में है, दिल्ली जू एंड संजय लेक एंड ओखला बर्ड सेंचुरी, नाजीफ गर्ह झील एंड यमुना रिवर यहाँ पर, ठीक है। तो बात करते हैं एशियन वाटर बर्ड सेंसस की, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जनवरी में ये कंडक्ट की जाती है हर एक साल, और इसको कोऑर्डिनेट किया जाता है बाय वेटलैंड इंटरनेशनल साउथ एशियन बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इन दोनों के द्वारा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी आपको पता होगा ये एनजीओ है बेसिकली। और ये जो आपका एशियन वाटर बर्ड सेंसस है ये इंटीग्रल पार्ट है ग्लोबल वाटर बर्ड मॉनिटरिंग प्रोग्राम का, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस, है ना। तो इसी के अंतर्गत ये सेंसस इंडिया में कंडक्ट की जाती हैं एंड कोऑर्डिनेट किया जाता है इसमें वेटलैंड इंटरनेशनल का भी। और अगर हम बात करें इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस की, तो ये क्या है, मॉनिटरिंग प्रोग्राम है जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती है, नंबर ऑफ वाटर बर्ड्स कितने हैं एट द वेटलैंड साइट्स, एंड इट ऑल्सो रन्स इन पैरेलल विथ अदर रीजनल प्रोग्राम। तो रीजनल प्रोग्राम चलते हैं अफ्रीका में, यूरोप में, वेस्ट एशिया में, न्यू ट्रॉपिक्स, कैरेबियन में। तो जैसे एशियन में चलता है उसी प्रकार से अफ्रीका, यूरोप, वेस्ट एशिया इन सबों में चलता है, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीज नेशनल एक्शन प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स एंड देयर हैबिटेट्स अलोंग द सेंट्रल एशियन फ्लाईबेज। तो ये तो पता ही है आपको कि जो इनिशिएटिव एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स एंड देयर हैबिटेट्स अलोंग द सेंट्रल एशियन फ्लाईबेज,
तो फिर उसको भी ये जो एशियन वाटर बर्ड सेंसस है वो हेल्प करता है, बिकॉज पता चल पाता है ना कि पॉपुलेशन बढ़े या घटे हैं, क्या एक्शन लिए जाने चाहिए आने वाले समय में। तो ये बातें हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेंसस की बात करें तो एक तो इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करो एनुअल बेसिस पर वाटर बर्ड पॉपुलेशन का जो भी वेटलैंड्स पर अवेलेबल है ड्यूरिंग द नॉन ब्रीडिंग पीरियड ऑफ मोस्ट स्पीसीज। साथ ही साथ एनुअल बेसिस पे मॉनिटर किए जाए उनके स्टेटस एंड कंडीशंस ऑफ द वेटलैंड, एज वेल एज ग्रेटर इंटरेस्ट को इनकरेज किया जाए वाटर बर्ड्स में एंड वेटलैंड्स में एमंग द सिटीजन सो दैट वेल अवेयर हो सके। सो फ्रेंड्स ये हमने आर्टिकल 6 डिस्कस किए, होप यू अंडरस्टूड। सो फ्रेंड्स शेयर करते रहो प्लीज, सो दैट मोर एंड मोर रिकॉग्निशन हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।